गुड मॉर्निंग। मैं रघु पालीवाल सांगरी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, हम 10th क्लास में समास पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? समास। और समास के अंतर्गत हमने अव्ययभाव समास पढ़ा। अव्ययभाव समास के पश्चात हमने तत्पुरुष समास पढ़ा। और तत्पुरुष समास का एक और थोड़ा सा भेद माना जाता है जिसको हम नए तत्पुरुष कहते हैं। नए तत्पुरुष की विशेषता ये होती है कि उसमें नकारात्मकता का भाव बहुत होता है। किसका? नकारात्मक। तो उसकी अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि नए तत्पुरुष की बात हम सबसे पहले करते हैं कि प्रथम पद जो होता है वो नकारात्मक होता है। कैसा होता है? नकारात्मक अर्थात नेगेटिव। जैसे अनर्थ, अन प्लस अर्थ यानी बिना अर्थ के। दूसरा है अमर, जो मरता नहीं है। अनपढ़, बिना पढ़ा हुआ। नास्तिक, जो आस्तिक नहीं हो। निर्मल, बिना बल के। निर्बल, बिना बल के। निर्दोष, बिना दोष के। अन प्लस आदि, बिना प्रारंभ हुए। आदि को तो प्रारंभ यानी प्रारंभ से पूर्व। अनिष्ट, जो इष्ट नहीं हो, जो अच्छा नहीं हो। अन्याय, जो आपके न्यायोचित नहीं हो। तो ये सभी जो हमने देखे हैं आपके पूर्व समास के अंतर्गत, तो इसमें क्या बताया गया है कि सभी में प्रथम पद जो है नकारात्मक है। कौन सा पद है? प्रथम पद नकारात्मक। तो नए तत्पुरुष है तो तत्पुरुष का भेद, लेकिन कुछ एक विद्वान इसको अव्ययभाव समास का भेद भी मानते हैं। किसका? अव्ययभाव समास का। अव्ययभाव समास का भेद मानने की वजह क्या होती है? उसकी वजह यह होती है कि इसमें प्रथम पद जो है नकारात्मक तो है, लेकिन अव्यय का बोध करा रहा है। अव्यय का बोध करा रहा है, इसलिए इसको अव्ययभाव समास का भेद भी माना जाता है। तो अपनी जगह पे नए तत्पुरुष प्रथम रूप आपके बिल्कुल भी सही है कि सभी में नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता बोध है। इसमें अन आया हुआ है, इसमें अ आया हुआ है, अ है आपके, अन है, ना है, निर है, इसमें भी निर है, इसमें भी निर है, अन अन और आपके अन। तो ये सभी जो है नकारात्मकता बोध कर रहा है, इसलिए नए तत्पुरुष के अंतर्गत ये सभी का काम होगा। इसके पश्चात हम बात करते हैं नंबर 3 पर द्वंद्व समास की। किसकी बात करते हैं? द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास के अंतर्गत सर्वप्रथम हम परिभाषा की बात करें। परिभाषा से पूर्व हम द्वंद्व शब्द को ही देखें। किसको? द्वंद्व शब्द को देखें तो इसका मतलब डबल यहाँ पर आया, पहले से ये जुड़ा हुआ है। पहले से इसमें दोनों का बोध हो रहा है। इसमें दोनों पद पहले से प्रधान बताए गए आपके कि जिस समास में दोनों पदों की समान प्रधानता होती है, दोनों पदों की समान प्रधानता होती है, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। वह योजक चिन्हों या अथवा का क्या हो जाता है? इसमें लोप हो जाता है, इसे द्वंद्व समास कहते हैं। योजक चिन्ह या है, अथवा है, आदि सब क्या हो जाता है? लोप हो जाता है समास सामासिक शब्द में। ये बात मूल रूप से दोनों पदों की क्या रहती है? आपकी प्रधानता रहती है। पहला पद और दूसरा पद दोनों बराबर रूप से क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, इसलिए इसको द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्व का मतलब जोड़ा ही होता है। उसके पश्चात बात करते हैं द्वंद्व समास के भेदों की। क्या द्वंद्व समास के भी भेद बताए गए हैं? किसके? द्वंद्व समास के। क्या द्वंद्व समास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ये अर्थात के 3 भेद माने गए हैं। सबसे पहला वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक का मतलब होता है ऑप्शनल, जिसको आप कहते हो दोनों जस्ट अलग अलग होते हैं। जैसे सुख दुख, सुख और दुख दोनों जस्ट विपरीत है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य दोनों जस्ट विपरीत है। वैकल्पिक दोनों में से दोनों कभी भी एक साथ में नहीं हो सकते हैं। क्या सुख और दुख दोनों एक साथ में हो सकते हैं? कभी भी संभव नहीं है। या तो सुख होगा या दुख होगा। दुख के आगमन के पश्चात सुख, सुख के आगमन के पश्चात दुख का भाव पैदा होता है। उसके पश्चात है पाप पुण्य। पाप पुण्य दोनों बिल्कुल अलग अलग है, दोनों काम साथ साथ में नहीं हो सकते। उसके पश्चात है धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। तो इसका हो जाएगा सुख और दुख दोनों जस्ट अलग अलग है। पाप पुण्य का पाप और पुण्य, धर्माधर्म का धर्म और अधर्म। नेक्स्ट उसके पश्चात है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर का धर्म का मतलब ये होता है दोनों में से कोई भी, दोनों में से। जैसे माँ बाप, स्त्री पुरुष, दाल रोटी। उसके पश्चात है समाहार द्वंद्व। कौन सा है? समाहार द्वंद्व। धन दौलत, पहला कौन सा है? धन दौलत। दूसरा कौन सा है? खाना पीना।
तीसरा कौन सा है? रोना धोना। ये सभी किस में आएंगे? समाहार द्वंद्व में। तो द्वंद्व समास के अगर कोई हमें भेद पूछ ले कि द्वंद्व समास को कितने भागों में बांटा गया है, तो द्वंद्व समास को 3 भागों में बांटा गया है। वैकल्पिक द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। इसके पश्चात हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला उदाहरण हम देखते हैं सुख दुख। तो समास विग्रह, समास विग्रह के तौर पर हम ये बात कह सकते हैं कि इसकी जो बात होगी इसका क्या हो जाएगा? सुख और दुख। दोनों पद अपनी अपनी जगह अलग अलग प्रधान है, इसलिए दोनों का नाम यहाँ पर लिया जाएगा। किसका हम सही तौर पर करें तो या के अकॉर्डिंग करेंगे। किसके अकॉर्डिंग करेंगे? या के अकॉर्डिंग। अर्थात सुख या अगर हम दुख लिखें तो ये अपनी जगह बिल्कुल क्या हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा। उसके पश्चात पाप या पुण्य, दूसरा क्या हो जाएगा? पाप या पुण्य। दोनों कथन, दोनों बातें एक जगह कभी भी नहीं हो सकती, इसलिए दोनों के तौर पर जब कहा जाए तो दोनों में से एक होगा, या तो सुख होगा या दुख होगा। इसलिए बीच में जो योजक चिन्ह का जो प्रयोग होगा वो कौन सा होगा? या होगा। धर्माधर्म, या तो धर्म होगा या अधर्म होगा, दोनों कभी भी साथ में नहीं हो सकते। आय व्यय में या तो आय होगी या व्यय होगा, दोनों कभी भी नहीं हो सकते। या तो इनकम होगी या खर्चा होगा। उसके बाद हानि लाभ, हानि या लाभ, दोनों में से कोई भी एक होगा। तो यहां पर सुख दुख, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, आय व्यय, हानि लाभ, इन पांचों उदाहरणों में हमने या योजक चिन्ह का क्या किया है? प्रयोग किया है। या योजक चिन्ह का प्रयोग दोनों जब अलग अलग हो जाते हैं, वैकल्पिक द्वंद्व, दोनों को जब अलग अलग महत्व दिया जाता है, तो यहाँ पर या होगा सुख दुख का सुख या दुख, पाप पुण्य का पाप या पुण्य, धर्माधर्म का धर्म या धर्म, आय व्यय का आय या व्यय, हानि लाभ का हानि या लाभ। इसके पश्चात हम इधर देखते हैं सामासिक पद में। दोनों की भूमिका अलग अलग है, यहाँ पर भी दोनों की भूमिका अलग अलग है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों अलग अलग है, विपरीत है, लेकिन यहाँ पर दोनों क्या है? साथ में है। इतने तरह मतलब क्या होता है? दोनों की अलग अलग भूमिका होती है, लेकिन दोनों हमेशा क्या रहते हैं? साथ में रहते हैं। जैसे दाल रोटी की मैं बात करूं, दाल और रोटी, दोनों की अलग अलग भूमिका है, लेकिन दोनों हमेशा क्या रहते हैं? साथ में रहते हैं। दोनों की भूमिका साथ में रहती है। भाई बहन, भाई और बहन। नेक्स्ट तीसरा, तीसरा क्या बताए हुए हैं? राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। उसके पश्चात देखो जीवन मरण आ रहा है और यश अपयश आ रहा है। तो जीवन मरण और यश अपयश ये दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन दोनों विपरीत है। जीवन और मरण दोनों साथ में कभी भी नहीं हो सकते। यश और अपयश दोनों कभी भी साथ में नहीं हो सकते। इसलिए इन दोनों में हम या तो जीवन होगा या क्या होगा? मृत्यु होगी या मरण लिख सकते हैं हम। इसमें या तो यश होगा या अपयश होगा। वापस देखना आराम से। दाल रोटी में दाल कौरटी, भाई बहन में भाई और बहन, क्योंकि दोनों जो आपकी ये जो उदाहरण यहाँ पर बताए गए इस इतरेतर द्वंद्व के हैं। किसके? इतरेतर द्वंद्व के।
सबसे पहले जो एग्जाम्पल बताया गया वो वैकल्पिक द्वंद्व के। हमें एग्जाम्पल सभी को मिक्सअप करना है, क्योंकि सभी जो एग्जाम्पल जो किसके हैं, द्वंद्व समास के। तो ऐसा नहीं कि हम तीनों को अलग अलग भेदों से, हमें भेद याद होने चाहिए आपके तीनों भेद कौन कौन से हैं, भेदों के उदाहरण कौन कौन से होंगे, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हमें क्या बताना है आपके कि समासिक पद कौन सा दिया, उसका हमें क्या करना पड़ेगा, समास विग्रह हमें करना आना जरूरी है। किसी भी सामासिक पद का समास विग्रह करना हमें आना जरूरी है, क्योंकि समास विग्रह पर भी सब बात टिकी हुई होती है। तो इसके पश्चात नंबर 6 पर है नंबर 7, नंबर 8, 9, 10। तो एक बार हम द्वंद्व समास को वापस देख, द्वंद्व समास से पूर्व मैंने कहा नए तत्पुरुष को एक बार वापस देखना। नए तत्पुरुष समास में प्रथम पद क्या होते हैं, नकारात्मक होता है। प्रथम पद क्या होता है, नकारात्मक होता है, अर्थात नेगेटिविटी का बोध होता है। जैसे अनर्थ शब्द होता है अनर्थ, ये शुरुआत वाले जो वर्ड है अन, अ, ना, नी, यहाँ पर भी नी, यहाँ पर भी नी, यहाँ पर अन, यहाँ पर भी अन और यहाँ पर अन, ये सभी प्रथम पद जो है किसका बोध करवा रहे हैं, आपके नकारात्मकता का बोध करवा रहे हैं। इसलिए नकारात्मक का बोध जब भी होगा तत्पुरुष कौन सा होगा, नए तत्पुरुष से हो जाएगा। अनर्थ विनाट के अमर जो आपकी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, अनपढ़ बिना पढ़ा लिखा, नास्तिक जो आस्तिक नहीं हो, निर्बल बिना बल के, सेम हो चुका है, निर्बल बिना बल के, निर्दोष बिना दोष का, अनादि प्रारंभ का जिसका पता नहीं होता है, अनिष्ट जो इष्ट यानी प्यारा नहीं हो। नेक्स्ट है अन्याय, यानी जो न्याय उचित नहीं हो, वो होते हैं आपके अन्याय। तो उसके पश्चात हमने बात की थी नंबर 3 पर द्वंद्व समास की, कि जिस समास में दोनों पदों की समान प्रधानता होती है, दोनों पदों की अलग अलग भूमिका होती है, दोनों अपनी अपनी जगह पर उचित होते हैं, या अथवा क्या हो जाता है योजक चिन्ह, या अथवा क्या हो जाता है लोप हो जाता है। ये बीच वाले योजक चिन्ह है, इन योजक चिन्हों क्या हो जाता है, लोप हो जाते हैं। लोप होने का मतलब है ना, आपको पहले ही बताया, लोप होने का मतलब होना है गायब हो जाना। उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के जब भेदों के बारे में पूछा जाए तो द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। कितने भेद, 3 भेद। नंबर 1 वैकल्पिक द्वंद्व, यानी सुख दुख, पाप पुण्य, धर्म और धर्म। इतरेतर द्वंद्व, माँ बाप, स्त्री पुरुष, दाल और रोटी, माँ और बाप, स्त्री और पुरुष, दाल और रोटी। समाहार द्वंद्व में धन दौलत, धन्य दौलत, खाना पीना, रोना धोना आदि, धन दौलत आदि, खाना पीना आदि, रोना धोना आदि, ये हो क्या समाहार द्वंद्व में। इनके पश्चात आदि शब्द का क्या होगा, योग होगा। ये थे सामासिक पद। सुख दुख का होगा सुख या दुख, पाप पुण्य का पाप या पुण्य, धर्म धर्म का धर्म या धर्म, आय व्यय का आय या व्यय, हानि लाभ का हानि या लाभ। उसके बाद दाल रोटी का दाल और रोटी, भाई बहन का भाई और बहन, राधा कृष्ण का राधा और कृष्ण, जीवन मरण का जीवन या मृत्यु, यश अपयश का यश या अपयश। तो इस प्रकार आज हमने द्वंद्व समास की परिभाषा, द्वंद्व समास की परिभाषा, द्वंद्व समास के भेद और द्वंद्व समास के विभिन्न उदाहरणों के बारे में भी पढ़ा है। द्वंद्व समास की पूर्व की जब बात करें तो हमने अविभाज्य समास में प्रथम पद की प्रधानता को पढ़ा। एक बार वापस हम रिकॉल करते हैं कि अविभाज्य समास जब हमने नंबर 1 पर पढ़ा था, अविभाज्य समास में प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है। संपूर्ण पद जो होते हैं अव्यय का बोध करता है, किसमें, अविभाज्य समास में। जैसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े थे, यथाशक्ति है, यथाप्रति है, यथोचित है, यथावसर है, यथाक्रम है, ये सभी एग्जाम्पल जो। उसके बाद यथा के बाद प्रति उपसर्ग का हमने प्रयोग किया था, प्रत्येक है, प्रतिदिन है। ये तीसरी बात हमने शब्दों की आवृत्ति पढ़ी थी, धड़ाधड़ है, हाथों हाथ है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, अव्ययभाज्य समास के अंतर्गत। अव्ययभाज्य समास के पश्चात हमने पढ़ा था तत्पुरुष समास। कौन सा पढ़ा था, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमने ये बताया था तत्पुरुष समास में दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। द्वितीय पद क्या होता है, प्रधान होता है। द्वितीय पद प्रथम होगा तो प्रथम पद अपने आप क्या हो जाएगा, गौण हो जाएगा। प्रथम पद की बिल्कुल भी भूमिका नहीं होती है। तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत हमने समास के विभिन्न भागों वापस विभाजित भी किया था, क्योंकि तत्पुरुष समास की परिभाषा में हमने देखा था कि तत्पुरुष समास में प्रथम पद तो गौण होता है, लेकिन द्वितीय पद क्या होता है, प्रधान होता है। द्वितीय पद क्या होता है, प्रधान होता है। वह कार्य के विभक्ति चिन्हों का क्या होता है, इसमें लोप हो जाता है।
कार के विभक्ति चिन्हों का समास विग्रह करते हैं तो इसमें प्रयोग होता है, और जब सामासिक पद बनाते हैं तो कार की विभक्ति चिन्हों का इसमें क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इसके पश्चात हमने तत्पुरुष समास को विभिन्न वेदों में अकॉर्डिंग कारक के वेदों में बांटा था। कारक वैसे कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के कारक 8 प्रकार के होते हैं, ये तो आपको ध्यान ही है। लेकिन 8 वेदों के अंतर्गत हमने संपूर्ण 8 वेदों को तत्पुरुष समास के अंतर्गत नहीं लिया, क्योंकि पहला कारक जो है कर्ता कारक और सबसे लास्ट जो है संबोधन कारक। कर्ता कारक व संबोधन कारक का प्रयोग तत्पुरुष समास में नहीं होता है। कौन कौन सा कारक, कर्ता कारक जिसमें नए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, संबोधन कारक सबसे लास्ट वाला जिसमें हे अरे ये विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। यह दोनों जो हैं आपके कभी भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत नहीं गिने जाते हैं। तो इसके अलावा हमने कर्म कारक पढ़ा, करण कारक पढ़ा, अधिकरण कारक पढ़ा, संप्रदान कारक पढ़ा, अपदान कारक पढ़ा और संबंध कारक पढ़ा। किसके अंतर्गत, तत्पुरुष समास के अंतर्गत। इसके पश्चात हमने विभिन्न कार्य के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग भी किया, सामासिक पद भी बनाया और समास विग्रह भी किया। तो तत्पुरुष समास की बात यहीं तक होती है। तत्पुरुष समास के बाद आज हमने पढ़ा है द्वंद्व समास। अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान और द्वंद्व समास में दोनों पदों की समान प्रधानता रहती है। इसीलिए मैंने कहा था कि समास को हमेशा सीक्वेंस में पढ़ो। सीक्वेंस का बेनिफिट हमें यही होता है कि हम उसकी परिभाषा को लक्षणों में विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में किसी भी समास की परिभाषा भी पूछी जा सकती है या उस समास के लक्षण या विशेषताएं भी पूछी जा सकती हैं। जैसे द्वंद्व समास की हम बात करें, द्वंद्व समास की हम बात करें तो इस समास के हमें लक्षण या विशेषताएं भी पूछी जा सकती है। अब द्वंद्व समास की लक्षण या विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती है, तो जो परिभाषा हमने लिखी है इसी परिभाषा को हम अलग अलग वापस विभाजित करें तो द्वंद्व समास के क्या बन जाएंगे, लक्षण बन जाएंगे। जैसे हम द्वंद्व समास का पहला लक्षण या पहली विशेषता को जब देखते हैं तो इस समास में दोनों पदों की समान प्रधानता होती है। कौन सी विशेषता, पहली विशेषता किसकी, द्वंद्व समास की। दोनों पदों की समान प्रधानता यानी इस समास में दोनों पदों की समान प्रधानता होती है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता को मैंने यहाँ से काट लिया है, मैंने दोनों सेंटेंस को अलग अलग कर दिया है। दूसरी विशेषता इस समास में सामासिक पद, किसमें, सामासिक पद में ये योजक चिन्ह जो है, ये वाले योजक चिन्ह, इनका जो लोप हो रहा है, इनका जो लोप हो रहा है वो सामासिक पद में हो रहा है। देखो योजक चिन्ह यहाँ पे गायब हो रहे हैं यहाँ पर, तो योजक चिन्ह जहाँ पे लोप होते हैं, गायब होते हैं, वह पद जो होता है सामासिक पद कहलाता है। तो सामासिक पद की हम बात करें तो वह इस समास में सामासिक पदों में योजक चिन्हों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे या है, अथवा है, आदि है और है। कौन कौन से योजक चिन्ह की बात करें हम, इसके अंतर्गत या है, अथवा है और है, आदि, ये सभी क्या है, योजक चिन्हों का इनमें क्या होता है, प्रयोग होता है। इनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो द्वंद्व समास के हमने दो लक्षण पढ़े हैं, पहला और दूसरा। कुछ नहीं किया, हमने परिभाषा को ही अलग अलग भागों में क्या किया है, विभाजित किया है।